Hi kids, hello everyone. Good morning, good morning, good morning बच्चों. Good morning everyone. How are you? आज आपका टेस्ट है तो आज मैं बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी बच्चों, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड टेस्ट वाले दिन थोड़ा सा वैसे ही दिमाग में होता है कि यार चलो रिवाइज कर लेता, क्लास लग गई कल, बट मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी. ठीक है, इसलिए मैं नहीं ले पाई, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू मिस द क्लास एज वेल, तो इसलिए मैंने आज रखवाई. ठीक है, आज के लिए रियली सॉरी बच्चों. नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ, आई एम वेरी फाइन. वैसे चाहूँ तो मैं काफी ज्यादा पढ़ाने का मन है आज मेरा, बट ठीक है, आपका टेस्ट है तो मैं ज्यादा आपको फोर्स भी नहीं करूंगी, क्योंकि टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है ना. चलिए, तो आज शुरू करें बच्चों. आज टेक्निकली मुझे ग्लाइकोलिसिस आपको डिटेल में पढ़ाना है. हमने कल की क्लास में, परसों की क्लास में काफी शुरू का इंट्रो कर दिया था. ठीक है, यस. चलिए, तो एक बार रिवाइज कर ले. जी स्क्वायर आर्मी सभी बच्चे आ चुके हैं. एक बार फटाफट से स्टार्ट करें चैप्टर को, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं. अच्छा, हैप्पी फ्रेंडशिप डे भी तो है आज. आहा, आज फ्रेंडशिप होगी, फिर 6 महीने बाद प्यार भी होगा, उसका इकरार भी होगा, है ना. फेब के महीने में, अगस्त के महीने में फ्रेंडशिप शुरू होती है, 6 महीने बाद फिर प्यार का इकरार होता है. ओहो, नाउ आई एम गेटिंग द टाइमलाइंस. नाउ आई एम गेटिंग द टाइमलाइंस गाइस. चलो बढ़िया है. बचपन में ये सब पता नहीं था, अब जेनजी के साथ रह रह के सीख रहे हैं हम भी ये सब. ठीक है, यस. मैम, सुबह से इतने फ्रेंडशिप डे के मैसेज आए, ट्रस्ट मी, मेरे को तो एक ही आया. अब हम फ्रेंड्स नहीं है ना, अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं. जैसे कि अब हम, अगर मुझे टीसी मैम, एनडी सर, गौरव सर या अपने कलीग्स को करना है, तो हम हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश नहीं करते. हम सीधा मिलेंगे तो कहेंगे और भाई क्या चल रहा है लाइफ में, कितनी लगी हुई है तेरी लाइफ में. ये बात करते हैं हम लोग. चलिए आइए बच्चों, तो सभी प्यारे बच्चों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे है मेरी तरफ से. अच्छे अच्छे आपके फ्रेंड्स बने, बट इस टाइम से पढ़ाई करें आप. चलिए. मैम, आप पति पत्नी को भी फ्रेंडशिप डे बोल सकते हो प्लीज. उसने मुझे वैलेंटाइंस डे पे कुछ नहीं कहा था, ना ही गिफ्ट दिया था, तो फ्रेंडशिप डे पे मैं भी नहीं करूंगी. दिस इज माय रिवेंज स्टोरीज. बट द सैड पार्ट इज ही डजंट नो माय रिवेंज, कि आई एम टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रिवेंज, यू नो. दैट इज ओनली सैड पार्ट ऑफ माय लाइफ, कि मैं रिवेंज ले रही हूँ और उसे पता भी नहीं है इस बात का. आ जाओ बच्चों. तो अब हम शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. एक बार क्विक रिवीजन से स्टार्ट करते हैं क्लास के. ठीक है, ओके. डू प्लांट्स ब्रीथ? बच्चों, क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? यस, हम लोग जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में. चलिए बेटा, क्विक करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, आज हमें काफी कुछ करना है. क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? आप कहेंगे यस मैम, प्लांट्स बिल्कुल ब्रीथ करते हैं, बट उनके पास क्या नहीं होते बच्चों? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे लंग्स, जैसे गिल्स, जैसे स्किन. फिर आप कहेंगे फिर वो करते कहां से मैम रेस्पिरेशन? फिर गैसियस एक्सचेंज होता कहां से है? तो इनके पास छोटे छोटे स्टोमाटास होते हैं, लेंटी सेल्स होते हैं, जो सीधा एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट. व्हाई प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स? देखो बेटा, एक तो इनकी इतनी नीड है ही नहीं लाइफ में. ठीक है, यानी कि इनकी बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड होती ही नहीं है, और सीधा गैसियस एक्सचेंज हो ही रहा है स्टोमेटस के थ्रू. प्लस सारे सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं. ठीक है, यस. चलिए अब आगे चलते हैं. अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दो तरह की रेस्पिरेशन है. बट व्हाट इज अ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज अ ग्लूकोज, इज डिफाइंड एज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या निकलता है बच्चों? यहाँ से एनर्जी निकलती है. सिंस एनर्जी निकल रही है, जिस रिएक्शन से एनर्जी निकलती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है? तोड़ने वाला. और जिसमें तोड़ते हैं ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, यस. क्या कहते हैं उसे? कैटाबॉलिक प्रोसेस. तो दोबारा करा तो रही हूँ भाई, तुम लोग को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है हर चीज में? अड्डा वाले कह रहे वापस कराओगे मैम, रिकॉर्डिंग नहीं है, तो करा तो रही हूँ. ऐसे तो नहीं है ना मैंने स्टार्ट कर दिया ग्लाइकोलिसिस से. ऋतिका कह रही मैम पिछली क्लास का कैसे पढ़ू? बेटा मैं पढ़ा रही हूँ. आर यू आउट ऑफ योर माइंड राइट नाउ? ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का. आई एम लिटरली टीचिंग यू गाइस, बट स्टिल यू हैव प्रॉब्लम. नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे लेक्चर के एंड में. लेक्चर के एंड में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. क्या प्रॉब्लम है?
In everything my students will find a problem to blame teacher. सुनो इधर, यहाँ पे पढ़ना है नहीं, बकवास करनी है दिन भर क्लास में। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में, एक होती है फ्लोटिंग, एक होती है प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग क्या होती है? जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फर्स्ट से शुरू होते हैं, यानी कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के एनर्जी निकालते हैं, तो ऐसी रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं गाइस? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों से? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और जब हम पर से प्रोटीन, यानी कि जब हम प्रोटीन को तोड़ के एनर्जी निकालते हैं, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर आती है दूसरे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी कि इसमें हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, पूर्ण रूप से तोड़ रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, वहीं पे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? ये एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, यानी कि ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर देखें व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, तो किस तरह का प्रोसेस होगा? कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनर्जी निकल रही है, तो जिन रिएक्शन में एनर्जी निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक है फ्लोटिंग, एक है प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग में कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटोप्लाज्मिक में क्या होता है? प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, एरोबिक की अगर बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट हो रहा ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट हो रहा ऑक्सीडेशन? यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जबकि एनारोबिक में क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये वाली स्लाइड सबको समझ में आई? नेक्स्ट, अब आते हैं ओवरव्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हमने किया था, पूरे चैप्टर को हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड पे रिवाइज किया था टेक्निकली। अगर ये वाला स्लाइड हमें क्लियर है, तो पूरा चैप्टर मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप यहीं से दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, ये हमारा प्लांट सेल है। प्लांट सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या होता है? सेल वॉल। ये हमारी सेल वॉल है। अंदर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म है, विच इज कॉल्ड एज अरीना ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यानी कि यहाँ पे बच्चों सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं साइटोप्लाज्म में। प्लस 95% ऑफ द सेल स्पेस इज टेकन अप बाय वैक्यूल। कौन ले लेता है बच्चों सारा स्पेस? वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या होता है? सेल सैप। और इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिसका नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट। ये सब हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो सेल सैप है, अगर आप इस सेल सैप की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या होता है? मेजरली इसमें वाटर होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्लस इसके अंदर क्या होता है? एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ सेल। ये होता है आपका सेल सैप। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल से शुरू किया था, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। उस ऑर्गेनल का नाम क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्लूकोज बनता है स्ट्रोमा के अंदर। ये हमने पिछले चैप्टर पे किया था। यहां तक हमने पिछले चैप्टर में किया था, जिस चैप्टर का नाम था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, फिर यहां से क्लोरोप्लास्ट से क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में, ऑक्सीडेशन के लिए। तो सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? साइटोप्लाज्म में। कहाँ है बच्चों? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में जब ये आया, तो ग्लूकोज को हमने तोड़ा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुवेट, जो कि 3-3 कार्बन के हैं।
ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी इसको? इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को एवरीबॉडी? ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस कहां पे हो रही है? साइटोप्लाज्म। कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म। शुरू कहां से हो रही है? ग्लूकोज। खत्म कहां हो रही है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड पे। अब ये जो पिरुविक एसिड है ये और टूटेगा तभी तो एनर्जी आएगी। अभी तो हाफ ऑक्सीडेशन हुआ है, अभी तो और टूटना बाकी है। बाकी तोड़ू तुड़ाई कहां पे होगी बच्चों? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, विच इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये पिरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में सबसे पहले होगा लिंक रिएक्शन, जहां पे पिरुवेट से हम बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, फिर दूसरी साइकिल चलेगी यहाँ पे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद हमारी चलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे चलती है। फाइनली जब ईटीसी पे जाएगा तब जाके आपको पूरा कैश यानी कि पूरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा पूरा प्रोसेस ओवरव्यू जो आज हम पढ़ेंगे। अब हमने ग्लाइकोलिसिस से शुरू किया था। जिन्होंने यहाँ से नोट्स नहीं बनाए प्लीज सब नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले एवरीबॉडी प्लीज मेक नोट्स फ्रॉम हियर। यहां से सब बच्चे नोट्स बनाएंगे। जिन्होंने नहीं बनाया, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस। इन सब के लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगी। जिन्होंने नहीं बनाए हैं, जिन्होंने बना लिए हैं प्लीज 2 मिनट इंतजार करेंगे, क्योंकि अब असली क्लास शुरू होने वाली है। इससे पहले के नोट्स आप पहले खुद से बनाएंगे। बनाइए सब, आई एम वेटिंग, डोंट वरी। चलिए बच्चों, अब यहां से क्लास शुरू कर रहे हैं फिर से। अब सब देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ईएमपी पाथवे। कौन सा पाथवे? सब नाम के साथ बोलेंगे क्लास में। बिल्कुल, अब से कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा। अब सिर्फ देखने की क्लास है अब आपकी। अब आपको कुछ नहीं लिखना है आने वाले समय में। जब मैं बोलूंगी लिखो, बस तब लिखना है आपने, तब तक कुछ नहीं लिखना है। The glycolysis is also called as EMP pathway based on the name of the discoverers who elucidated the entire glycolysis. E stand for Emden, M stand for Meyerhoff, P stand for Pernus. That's why it is called as EMP pathway. Glycolysis एक ऐसा प्रोसेस है जो कहां पे हो रहा है गाइस? साइटोप्लाज्म में। और इसको करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। यानी ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, अगर ऑक्सीजन होगा तब भी हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी? इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुवेट बनाया। तो इसे मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलूंगी या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलूंगी? अभी सिर्फ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई है किसकी? ग्लूकोज की, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुवेट इन साइटोप्लाज्म। क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहां होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज से 2 पिरुवेट हमारे बने। ये 6 कार्बन का है, ये 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स है। तो कहीं पे भी CO2 निकलने की गुंजाइश है? नहीं, कोई भी CO2 निकलने की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लाइकोलिसिस में इवॉल्व नहीं होती है, वो बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक glycolysis is common to both type of respiration as this process is independent of oxygen. जो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनमें भी ग्लाइकोलिसिस होती है, जो ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनमें भी ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है,
So this process is common to all type of respiration, be it aerobic, be it anaerobic. ठीक है, एग्जाम्पल तो भाई पायल तुम्हें बताने चाहिए. एरोबिक बैक्टीरिया एजिटोबैक्टर. अब इतने तुम एग्जाम्पल करा चुकी हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी. रोडोस्पिरिलियम, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस, एनारोबिक बैक्टीरिया कराए है ना मैम ने. फिर चलो आ जाओ. अब हम यहां से शुरू करेंगे. ये वाली स्लाइड में डिलीट कर रही हूं क्योंकि मैं वापस से शुरू करूंगी. यहां से यही है मेन जहां से अब हमें शुरू करना है. चलिए बच्चों, अब सब सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे. Nobody is going to write anything. Nobody. अब सिर्फ बच्चों का काम है मूवी एंजॉय करना. ठीक है, चले भाई, चले. चल, तो आज हम कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे. यानी कि मैं साइकिल कहां से शुरू करूं? ग्लूकोज से शुरू करूं, फ्रक्टोज से शुरू करूं, सुक्रोज से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? बताओ बच्चों, सब आंसर देंगे चैट बॉक्स में. कहां से शुरू करूं? आई विल स्टार्ट द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज कैसी शुगर है? 6 कार्बन शुगर है, 7 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है. कैसी शुगर है बच्चों? इट इज अ 6 कार्बन शुगर. 6 कार्बन की शुगर है, एल्डिहाइडिक शुगर है, यानी CH2 ग्रुप इसमें होता है. ठीक है बच्चों. अब मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल बताया था, फिर से बताती हूँ. मान लो कि हमारी जो प्रेरणा है, ठीक है, उसको अपने मजनू से मिलने जाना है, बट प्रेरणा क्या ना, पैसे खत्म हो गए हैं ओला बुक करने के. अब वो कैसे जाएगी बताओ जरा. तो यानी कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पैसा. मजनू तक मिलने के लिए भी उसे क्या चाहिए? पैसा चाहिए. क्योंकि ओला बुक नहीं हो रही, उबर बुक नहीं हो रही, रैपिडो भी बुक नहीं हो रहा है. करे तो करे क्या, है ना बच्चों? यस. तो इसलिए यहाँ पे भी क्या चाहिए? पैसा. क्या चाहिए बच्चों? पैसा. ठीक है, तो आ जाओ. तो पहला क्या है बच्चों? अब हमें एक साइकिल शुरू करनी है. ठीक है, अब साइकिल शुरू होने से पहले भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा. कैसे? जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ. मान लो कि हमारे रोहन ने ज्वाइन किया है जिम. अब जिम गया रोहन, उसके ट्रेनर ने बोला आप भाई जूते तो पहन के आओगे, जिम वाले कपड़े भी पहन के आओगे, वो घटिया पजामा और आधा वाला चड्डा मत पहन के आ जाना आप. ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि अरे यार पैसा तो चाहिए इन सब के लिए भी. अभी तो जिम शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो फिटनेस शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो 100 ग्राम झड़ा भी नहीं है कि उससे पहले खर्चा आ गया गाइस. तो आप एक बात जान लो बच्चों कि कुछ भी करने से पहले आजकल पैसा चाहिए, इवन बॉडी के अंदर भी. तो अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस शुरू कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? चलो अब जल्दी बताओ चैट बॉक्स में. क्या चाहिए मुझे? एटीपी. क्या चाहिए मुझे? एटीपी. यानी कि मुझे खर्चा करना पड़ेगा. और अगर पैसे नहीं है तो वो रोहन जिम ज्वाइन नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे हम करते हैं खर्चा, एटीपी. मम्मी ने रोहन को बोल दिया है कि इस बार भी कुछ नहीं होगा. ठीक है, अब एटीपी खर्च हुआ है तो दिखना तो चाहिए खर्चा हुआ है. रोहन की मम्मी ने दिए 500 रुपए, जा लिया. रोहन गया सरोजनी, सरोजनी से लेके आया वो फिटनेस वाले कपड़े. अब पहन लिए हैं फिटनेस वाले कपड़े. फिट लगे ना लगे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. कपड़ा बिल्कुल पहन लिया है फिटनेस वाला, तो अब चेंज तो दिखेगा ना. अब रोहन था पहले, अब वो रोहन 6 फॉस्फेट हो गया. पहले वो ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया क्योंकि उसने वो कपड़ा पहन लिया है जिसमें उसने पैसा खर्च किया था गाइस. तो अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यानी ग्लूकोज के छठे पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप हमने लगा दिया है पैसा खर्च करके. ठीक है, अब मान लो कि रोहन की मम्मी कहती है नहीं नहीं हम नहीं देंगे पैसा. तो रोहन कहेगा यार सर ने भी कह दिया आधे चड्डे पहन के आने नहीं है, बनियान तो बिल्कुल ही मत पहना ना, बिना जूते आना मत. अब करूं तो करूं क्या? किससे मांगू? मेरे साइज के तो कपड़े भी किसी के पास नहीं है. फिर वो फिर जाते हैं मम्मी के पास. तो यानी कि द एंटायर प्रोसेस इज एटीपी डिपेंडेंट. द एंटायर प्रोसेस इज एनर्जी डिपेंडेंट. ठीक है बच्चों, पैसा मिलेगा तो काम होगा, पैसा नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा. उसे फिटनेस करनी है बट अभी भी पैसे भी डिपेंडेंट है. तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेट लिमिटिंग स्टेप. क्या कहते हैं ऐसे रिएक्शंस को? ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप. क्योंकि यहाँ पे एटीपी होगा तो काम होगा वरना नहीं होगा. जहां पे रिएक्शंस में पैसा लगता है,
ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेप्स। क्या कहते हैं, एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेप, क्योंकि यहाँ पे पैसा लग रहा है, और जहां पैसा लगता है वहां पे रेट भी मॉनिटर होता है कि जितना पैसा डालूंगी उतना दिखेगा। ठीक है बच्चों, ये जो एंजाइम है जो ये कन्वर्जन कराता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उस एंजाइम का नाम क्या है बच्चों, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है एंजाइम का, हेक्सोकाइनेज। काइनेज का काम होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द सबस्ट्रेट। क्या काम होता है काइनेजेस का, टू ऐड फॉस्फेट टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। क्या काम होता है काइनेजेस का, एवरीबॉडी क्लास में बोलिए, जहां बैठे हुए हैं वहां पे बोलिए बार बार मैम के साथ, बोले कि नहीं, इस चैप्टर को तो याद नहीं होगा, ये चैप्टर मैं बता रही हूं तुम्हें बात। क्या काम होता है काइनेसिस एंजाइम का, काइनेसिस एंजाइम का काम होता है टू ऐड फॉस्फेट टू द सबस्ट्रेट। हेक्सो का मतलब क्या है, छठी पोजीशन पे ऐड कर रहा है फॉस्फेट। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और उसकी छठी पोजीशन पे ऐड कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप। क्या ये चीज याद हुई या नहीं, एंजाइम का नाम, एंजाइम का नाम तक बता दिया मैंने तुम्हें, कैसे पढ़ा है सोचो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हेक्सोस 6 फॉस्फेट यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है। अब क्या हमारे जो रोहन भैया थोड़े फिट हो गए हैं, फ से फिट, फ से फ्रक्टोज। मतलब कि देखिए, अब जिम जा रहे थे, ठीक है, 1 महीने का पैसा दिया, पूरी डाइट वाइट भी कंट्रोल की, मम्मी से डेली चना दाल बनवाई, ठीक है, डेली मम्मी से पनीर टिक्का बनवाए, तो अब ये क्या दिखेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो कुछ बदल से गए हैं, रोहन तो वही है मेरे प्यारे बच्चों, बट रोहन अब बदला बदला दिखता है। अब रोहन वो रोहन नहीं दिखता जो वो 1 महीने पहले दिखता था। ठीक है, रोहन तो वही है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल वही है, छठी पोजीशन पे ही फॉस्फेट लगा है, बट पहले वो गेंडा था, अब वो थोड़ा कम गेंडा है। पहले वो ग्लूकोज था, अभी वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। ठीक है बच्चों, यस। अब यहाँ पे आइसोमेरिज्म हो रहा है, आइसोमर बन रहा है, तो एंजाइम का नाम क्या होगा, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। फॉस्फो क्यों, फॉस्फेट लगा हुआ है, हेक्सो क्यों, क्योंकि दोनों 6 कार्बन मॉलिक्यूल की शुगर है, और आइसोमरेज क्यों, क्योंकि आइसोमर बना रहा है। तो एक बार वापस एंजाइम का नाम तुम बोलो, फिर लिखूंगी मैं। एंजाइम का नाम याद अपने आप हो जाना चाहिए, इतने बढ़िया से समझा रही हूँ, एक एक चीज अपने आप नाम याद हो जाना चाहिए कि एंजाइम का नाम कैसे पढ़ा है। फॉस्फो क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट यूज हो रहा है, फॉस्फो। कितने कार्बन की शुगर्स हैं, 6, तो हेक्सोस क्या बना रही है, आइसोमर, आइसोमरेज। ये लो, बताओ एंजाइम का नाम याद हुआ या नहीं हुआ, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ बोलेंगे आज सब बच्चे मेरे साथ, किसी को कुछ लिखने के लिए अलाउंस नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्या हुआ, रोहन डेली जिम जा रहा था, तो उसके जिम इंस्ट्रक्टर ने कहा, भाई सुन, तेरे को बॉडी चाहिए ना सैमोन भाई जैसी, तो तुझे प्रोटीन खाना पड़ेगा। तो वापस से हो गया अपनी मम्मी के पास, मम्मी वो ना सर कह रहे तो प्रोटीन खाएगा ना सुबह सुबह तो भूख भी कम लगेगी और ना बॉडी भी बन जाएगी तेरी बहुत अच्छे से, मेरे जिम के सारे लड़के खाते मम्मी, आपको पता है ये बात। तो मम्मी कहती चल ठीक है, ऐसा कर तू ले ले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, मम्मी कह सकते हैं अरे सब बकवास है छोड़, या मम्मी कह सकती है कि ले ले। अब प्रोटीन लेने के लिए क्या चाहिए गाइस, फिर से एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, अब प्रोटीन के लिए वापस क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पैसा। यानी कि इस स्टेप पे भी क्या खर्च होने वाला है, पैसा। और जब आपका पैसा खर्च होता है तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं, आप सब बताएंगे जल्दी से चैट बॉक्स पे। यस, जब भी आपका पैसा खर्च होता है तो क्या कहते हैं इस स्टेप को, रेट लिमिटिंग स्टेप, क्योंकि मम्मी पैसा दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। रेट लिमिटिंग स्टेप, ये भी हमारा क्या, एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग स्टेप, ये क्या, एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेप। डिपेंडेंट है ना किस पे, एटीपी पे, किस पे डिपेंडेंट है, एटीपी पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पे एक और एटीपी खर्च हुआ,
तो यानी कि जो अब हमारा बनेगा मॉलिक्यूल, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसके पास एक फॉस्फेट होगा या दो फॉस्फेट होंगे? सोच के बताओ। एक तो फ्रक्टोज है तो यहां लिखेंगे फ्रक्टोज, 6 भी तो फॉस्फेट लगा ही हुआ है, बट यहाँ पे एक और एनर्जी मॉलिक्यूल खर्च हुआ है, यानी कि एक और फॉस्फेट लगेगा। अब फॉस्फेट लगेगा इस पे, ये देखिए 1,6 बाइफॉस्फेट। अब स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, क्योंकि 2 बार पैसे खर्च हो चुके हैं रोहन की फिटनेस पे। ये देखिए, और ये स्टेप क्या है? ये स्टेप क्या है बच्चों? ये स्टेप है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो एंजाइम का नाम काइनेजेस होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। एंजाइम का नाम काइनेजेस होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि काइनेजेस का काम ये होता है टू ऐड व्हाट? टू ऐड फॉस्फेट टू द सबस्ट्रेट। यानी कि इसका नाम क्या होगा? फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट ऐड हो रहा है। देखो फॉस्फो पहले आ रहा है, फॉस्फो, ठीक है। कहां है? मॉलिक्यूल का नाम क्या है? फ्रक्टो। क्या ऐड कर रहा है? फॉस्फेट, तो नाम हो जाएगा काइनेज, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज एंजाइम। यहां तक सब बच्चों को समझ में लगा या नहीं लगा? यस बच्चों, यहां तक बच्चों को समझ में लगा या नहीं लगा? बिल्कुल भी टफ नहीं है, स्टोरी बना के सीखोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं होता लाइफ में, ठीक है। अब हमारे रोहन ने खाया क्या? रोहन को सबसे अच्छा समझ आ रहा होगा आज की क्लास में। रोहन ने हमारा क्या खाया? प्रोटीन। अब रोहन 6 महीने बाद, ठीक है, यस, यानी कि अपने 2 डोले वो दिखाने वाला है, ठीक है। अब यानी कि इसको हम बांट देंगे, आधा प्रोटीन एक डोले में, आधा प्रोटीन दूसरे डोले में गाइस, ठीक है। डोले दिखने चाहिए ना? चलो, तो यानी कि अब इसका बंटवारे का समय आ चुका है बच्चों, बंटवारे का समय। आओ बांट देते हैं इसको। इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के पास 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट है, राइट मेरे बच्चों? क्या क्या है इसके पास? इस मॉलिक्यूल के पास क्या क्या है? 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट। अगर मुझे इसे बांटना है तो 3 कार्बन एक फॉस्फेट एक तरफ, 3 कार्बन और एक फॉस्फेट एक तरफ, बंटवारा मस्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी डोले शोले नाल बनाने का समय आ चुका है। अब देखिए इधर, तो यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल बनेगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है और एक फॉस्फेट लगा है तीसरी पोजीशन पे। और दूसरा हमारा बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये हमारा कीटोनिक शुगर है, ये भी 3 कार्बन का है। ये देखिए बंटवारा हो गया, दोनों को एक एक फॉस्फेट मिल गया, दोनों को एक एक फॉस्फेट मिल गया और दोनों को 3-3 कार्बन मिल गया। अब दोनों डोले बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, किसके? रोहन के, ठीक है। रोहन के डोले देख लो बेटा, रोहन के डोले शोले नाल। अब इसको बांटने के लिए एक एंजाइम चाहिए हमें, उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेजिस। क्या नाम है? नाम है एल्डोलेजिस। ड से याद रखना है, डोले। देखो आगे ना, अब तुम्हें पता लगेगा मैम की ट्रिक क्या है समझाने की। एल्डोलेजिस, डोला, डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे, ठीक है। तो जब भी आप नीट में ऐसे देखेंगे तो आपको डोले से समझ में आ जाएगा। डोला मैम ने समझाया था कि 2 मॉलिक्यूल्स, 2 डोले, यानी कि इस स्टेप पे 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे इस एंजाइम की मदद से, बिकॉज दिस इज अ एंजाइम व्हिच विल स्प्लिट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू 2 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? मैम वहीं पे स्टेप करना है? हाँ हाँ बिल्कुल वहीं पे कर सकते हो, आ रहे हो तुम, ठीक है बच्चों। ये दोनों जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें हम इंटरचेंजेबल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में ऐसे चेंज हो सकते हैं। ये देखो, ये देखो, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आते हैं, अब देखो बेटा, तो रोहन के पास टोटल कितने डोले हैं? रोहन के पास टोटल कितने डोले हैं? 2। चलो फिर लिखो यार, 2 2, ठीक है। अब 2 क्या है उसके पास? देखो 2 डोले, यानी कि उसके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट है। आप कहेंगे मैम 2 मॉलिक्यूल्स कैसे आए? आप कहेंगे मैम 2 मॉलिक्यूल्स कैसे आए? यहां तो आपने 1 लिखा है, ये एक 1 है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाले ने अपने आप को बदल लिया इस वाले डोले में। ये तो कोई इंटरचेंजेबल है, देखो एरोस देखो आप, ये कन्वर्ट डीएचएपी, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? डीएचएपी ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया? एल्डिहाइडिक शुगर में। सो टेक्निकली हाउ मेनी ग्लिसरॉल्डिहाइड आई हैव? हाउ मेनी डोले रोहन हैज? 2 डोलार्स। तो 2 into ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, अब यहां तक सब बच्चे साइकिल को लिखेंगे, समझ समझ के लिखेंगे। कोशिश करना अपने से लिखने की बजाय बोर्ड में देखने की। लिखो आराम से, फिर आगे की और समझाती हूँ। चाहे इस क्लास में, इस साइकिल में मुझे एक क्लास क्यों ना लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी तो बहुत बची है साइकिल, बट एक एक स्टेप समझ समझ के लिखेंगे बच्चों हम। ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, फिर बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद 2 डोले बने। आराम से लिखो बच्चे, बिल्कुल मत घबराओ, समझो कि बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग में बैठे हैं, वहां पे भी खैर ऐसे नहीं पढ़ाते। समझ समझ के बनाइए। हाँ, इससे भी ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा चेंज होके। अनन्या बिल्कुल सही। मैम डीएचएबी एंड ट्रायोस फॉस्फेट सेम है ना? यस जंकुक, इसी को हम ट्रायोस फॉस्फेट भी लिख सकते हैं। ये आई थिंक अब लिख लिया होगा सब बच्चों ने। कहना है स्टार्ट नाउ, आई विल काउंट 3 नाउ। 3 2 ये तो पीजीएल, इसका शॉर्ट फॉर्म पीजीएल हो गया। 3PGAL, यही शॉर्ट फॉर्म है मेरे बच्चों। अच्छा शॉर्ट फॉर्म भी लिखवा दूं? अच्छा मैं भूल गई थी, जेनजी को व्हाट्सएप लैंग्वेज में पढ़ाना होता है। सॉरी बच्चों, सॉरी। अपन बुढ़िया, तुम जवान। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी। ओके, यहां तक आ गया। चलिए अब हम यहां वाली स्लाइड कहां से शुरू करेंगे? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बना दो। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डोले से शुरू करेंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL, ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या जेनजी को समझ में आ रही है जो चीज मैम ने लिखी है? ये स्टेप पीछे था एक्चुअली, मेरी स्लाइड चेंज हो गई, आपकी तो खैर कॉपी होगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि आप तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरी स्लाइड चेंज हो गई है।
ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल। अब देखो बेटा, अब हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिडक्शन का। क्या है नेक्स्ट स्टेप बच्चों हमारा? रिडक्शन का। ये एल्डिहाइड है। अच्छा एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस, एक सेकंड, वन सेकंड गाइस, एवरीबॉडी एक रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है। जब हम C3 साइकिल कर रहे थे, याद करो बच्चों, C3 साइकिल कर रहे थे तो उसमें एक स्टेप था रिडक्शन का। इफ यू रिमेंबर, वहां पे हमने एक स्टेप किया था रिडक्शन का, रिडक्शन का स्टेप किया था। इस रिडक्शन वाले स्टेप में हमने क्या किया था? हमने PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनाया था? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या ये बात याद में आई, ध्यान में आ रही है ये वाला स्टेप C3 साइकिल में? और यहाँ पे हमने NADPH2 यूज किया था या बाहर निकाला था? इस स्टेप को, इस रिडक्शन में हमें एनर्जी लगानी पड़ी थी। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का खर्चा हुआ था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 का खर्चा हुआ था, राइट? यही था, यही था या नहीं? अब मैं इसका उल्टा करने वाली हूँ गाइस, इसका उल्टा देखो कैसे, क्योंकि अब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यहाँ हम चीजों को बना रहे थे, यहाँ हम चीजों को तोड़ रहे हैं, तो टेक्निकली हर चीज उल्टी होगी। यानी कि यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से मैं क्या बनाने वाली हूँ? एसिड। तो इस टाइम पे NADH2 निकलेगा या यूज होगा? उल्टा, यहाँ पे NADH2 निकलेगा। हो गया याद या नहीं हुआ? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, हो गया ये स्टेप भी याद? तो हमेशा याद रखना है, जब एसिड से एल्डिहाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे NADH2 यूज होता है, और जब हम वही एल्डिहाइड से एसिड बनाते हैं तो इस टाइम पे NADH2 निकलता है। ये फोटोसिंथेसिस था जहां हम चीजें बना रहे थे, और ये रेस्पिरेशन का साइकिल है जहां हम चीजों को तोड़ रहे हैं। तो टेक्निकली क्या हुआ? उल्टा हुआ ना गाइस सब कुछ? बताओ जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, मैं टाइम दूंगी सब लिखने का। अभी सब सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाएंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली में आपको MSc लेवल की बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। बायोकेमिस्ट्री में आई वाज द टॉपर इन माय कॉलेज थ्रू आउट, BSc से MSc तक, इसलिए मैं तुम्हें एक एक चीज पढ़ा रही हूँ। अब देखो, PGL से कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, 3 की पोजीशन पे फॉस्फेट है। अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट, 1 3 बाय फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, ये चेंज आया मॉलिक्यूल में, 1 3 बाय फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब देखो इधर, अब यहाँ पे देखिए, यहां NADH2 निकालूं या यूज करूं? अब ये तुम मुझे बताओगे बच्चों, यू विल टेल मी। और कितने मॉलिक्यूल्स? ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो ये भी तो 2 ही होंगे ना, NAD प्लस, और ये हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। ये देखिए, ये देखिए, एंजाइम का नाम क्या हो गया? एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। आप ये देखिए बच्चों, ये एल्डिहाइड था CHO, ये COOH है। एक बार थोड़ा केमिस्ट्री भी दिखा देती हूँ तुम्हें। यहाँ पे ग्रुप है CHO, यहाँ ग्रुप है COOH। तो यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। यहाँ पे NAD प्लस है, यहाँ NADH2 है, टेक्निकली इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। इसका क्या हुआ है? रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन में इस वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये रिएक्शन कैसे है? ऑक्सीडो रिडक्टेज है। कैसा रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है कि रिएक्शन में, ठीक है। तो एंजाइम कौन सा लगेगा? डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? डिहाइड्रोजिनेज, क्लास 1 ऑफ एंजाइम्स। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा रही, मैं इसको स्क्वीज कर सकती हूँ, क्योंकि बात जैसे सब पढ़ाते हैं मैं सीधा वो भी पढ़ा सकती हूँ। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जा रही हूँ, अगर आपको टफ लग रहा है तो मैं छोड़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ लिखवा देती हूँ फिर।
यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा, डिहाइड्रोजिनेज, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास 1 एंजाइम। तो ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है, एंजाइम का नाम देखो कितनी आसानी से निकालेंगे अब हम, ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। बस एंजाइम का नाम आ गया, कितना सिंपल था। आपने सबस्ट्रेट का नाम लिया और डिहाइड्रोजिनेज लगा दिया, क्योंकि एक ही में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है। आप बताइए यहां तक, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, ठीक है बच्चों। तो इस रिएक्शन को मैं ये नहीं कह सकती यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, टेक्निकली दोनों चीजें हो रही है इस रिएक्शन में, ठीक है। आगे चले, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब मैं सीधा प्रोडक्ट लिखने वाली हूं और मेरे बच्चे बताएंगे कि इसमें एटीपी निकलेगा या नहीं, या लगेगा एटीपी या NADH2 निकलेगा, ठीक है। आपने ऐसे बताना है, जस्ट वाइल्ड गैस, मैं नहीं कह रही कि तुम एक्सपर्ट हो, वाइल्ड गैस करना। अब मैं बना रही हूं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। गैस, यहाँ पे 1,3 बाइफॉस्फो था, यानी कि 2 फॉस्फेट थे एक मॉलिक्यूल के पास। अब यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के पास एक ही फॉस्फेट है, वो 3rd पोजीशन पे लगा है। तो 1st पोजीशन वाला फॉस्फेट गया कहां, एटीपी निकलेगा। कुमकुम वेरी गुड, तनीषा वेरी गुड। इस स्टेप पे आपके कितना एटीपी आउट होगा, एटीपी प्लस पीआई, ये बना आपका एटीपी। 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी भी तो होगी ना गाइस, ठीक है। यस बच्चों, 2 एटीपी रिलीज्ड। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम का नाम, फॉस्फो, अच्छा एंजाइम का नाम हम ब्लू से लिख रहे हैं, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब आते हैं नेक्स्ट। अब फिर से मैं प्रोडक्ट बना रही हूं, आप बताने की कुछ होगा या नहीं, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आप बताइए, क्या कोई एटीपी, कोई NADH2, खुद से बताओ यार, खुद से गैस करो। ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका प्रोडक्ट है, इसमें 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है ग्लिसरिक एसिड पे, यहाँ पे 2nd पोजीशन पे फॉस्फेट लगा है ग्लिसरिक एसिड में, तो कोई चेंज तो हुआ ही नहीं, तो कुछ नहीं मिलेगा। सही तो कह रहे मेरे प्यारे बच्चों, आइसोमर है, बिल्कुल सही। तो इस एंजाइम का नाम क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, क्योंकि आइसोमर है। चले अब आगे चलते हैं, चले आगे और सिंपल करते हैं इसको। अब आते हैं, अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यानी कि फिर से कितने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे प्रोडक्ट, 2 मॉलिक्यूल्स। अब मैं बना रही हूं फॉस्फोइनॉल पिरुवेट पेप, जो कि C4 साइकिल में प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर था, फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। ठीक है, आप देखो इनॉल, ठीक है, यानी कि एंजाइम कौन सा लगेगा, इनोलेज, ये इसका अपना ही एंजाइम है, इनोलेज, इनोलेज। और इस स्टेप पे बाहर क्या निकलेगा, पानी। इस स्टेप पे क्या निकलता है बाहर, पानी। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी बाहर निकलेंगे, ये बच्चे मुझे बताएंगे चैट सेक्शन में। अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पिरुवेट है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी ही निकलेंगे, सब 2-2 ही होगा, क्योंकि एक, ये 2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट,
लास्ट स्टेप ऑफ द साइकिल। उसके बाद हम फिर से पूरी साइकिल लिख कर रिवाइज करने वाले हैं। लास्ट स्टेप, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड, या इसका दूसरा नाम है पिरुवेट। कंफ्यूज मत होना बेटा, सब नॉमेनक्लेचर है ये इसका। क्या इसके पास कहीं पे भी फॉस्फेट है? एटीपी निकलेगा, NADH2 निकलेगा, क्या निकलेगा? बताइए। कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ फॉस्फोइनॉल पिरुवेट है गाइस, ध्यान से देखिए। ध्यान नहीं दे रहे आप क्लास में, कहीं और है आपका ध्यान, दिमाग आपका विचलित है इस टाइम पे। मैं बता दूं, फॉस्फोइनॉल पिरुवेट है। यहाँ पे कहां पे मैंने फॉस्फो लिखा है, यानी कि फॉस्फेट निकल गया, तभी तो इसके पास फॉस्फेट नहीं है गाइस। कितना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी निकलेगा इस स्टेप पे, सब बताएंगे जल्दी से मैम को चैट बॉक्स में। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इस स्टेप पे भी निकलता हुआ। एंजाइम का नाम है पिरुवेट काइनेज। क्या नाम है एंजाइम का? पिरुवेट काइनेज। बताओ यार, किसी को मुश्किल लगी क्या? लगी क्या? एक बार आप फिर से रिवाइज करेंगे क्लास में, इसको प्लीज लिखिए सब। ना आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 नहीं 3 मिनट्स। 11:18 हुआ है, 11:21 में नाउ आई विल स्टार्ट राइटिंग। नाउ वी विल रिवाइज इट अगेन। अरे हाँ मैग्नीशियम दादा, दादा बहुत आसान है सब कुछ। मैम काइनेज ऐड कर रहा था PO4, अब इस काइनेज ने एटीपी निकालने में हेल्प की है। एडीपी प्लस पीआई, फॉस्फेट ऐड हो रहा है कहां पे? एटीपी में। अब एडीपी के अंदर देखो, एडीपी के अंदर फॉस्फेट ऐड किया है, ये देखो ये ऐड हो रहा है इसके अंदर, तभी तो आपको क्या मिल रहा है? एटीपी। एडिशन तो इसमें हो गया ना। माना उसने प्रोडक्ट में नहीं कराया, उसने यहाँ पे, ये एटीपी भी तो प्रोडक्ट है बेटा रिएक्शन का। प्लीज अंडरस्टैंड, एटीपी इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। इसमें उसने फॉस्फेट ऐड कराया वहां से हटा के। गुड क्वेश्चन रोहन। देख रहे हो ना, मैंने कहा था सबसे ज्यादा किसको समझ में आएगा? रोहन को। जिस बच्चे का नाम लेके कॉन्सेप्ट समझा दिया उसके मार्क्स कट ही नहीं सकते नीट एग्जाम में, उस वाले टॉपिक में तो, क्योंकि उसी की आप बीती है भाई पूरी, उस बेचारे बच्चे को पूरी बीती है आज। लिखिए सब। तुम्हें लग रहा है क्लास में तुम्हें पढ़ते 50 मिनट हो गए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट्स बैक आई स्टार्टेड द क्लास, लिटरली। मुझे लग ही नहीं रहा टाइम आगे बढ़ा है। दिस साइकिल इज सो इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लेन। बायोकेमिस्ट्री हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पता लग रहा है क्योंकि रोहन की स्टोरी सुनी है। चले आगे। इक्कीस हो गए बच्चों। Now it's time to revise the cycle. Now how my kids are going to revise this today? मैं आपको ASM बना के दे रही हूँ, मैं आपको तरीका समझा रही हूँ कैसे आपने रिवाइज करनी है। फिर आप उस शीट के, मैं कहूंगी प्रिंट आउट निकाल के रख ले 10, या फोटो स्टैट करा के रख ले। एक शीट बना ले, फिर उसके प्रिंट आउट निकाल ले, और फिर उसको बार बार सॉल्व करे जब तक आपको कंठस्थ ना हो जाए, मतलब बिल्कुल रट ही ना जाए। तो कैसे इसको रिवाइज करना है, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दिस तरीका ऑल्सो। रिवाइज, हाउ टू रिवाइज। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत देसी तरीका है, ऐसे कोई हुआ तरीका नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों, वी ऑलवेज स्टार्ट द साइकिल विद डैश। ये देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज से शुरू करेंगे हम साइकिल। यहाँ पे एंजाइम का नाम और ये कैसा स्टेप है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसका प्रोडक्ट ए होगा,
ठीक है, पूरे साइकिल को हम ए और बी की फॉर्म में लिखेंगे। फिर यहाँ पे मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे बनाना है इसको, मतलब पूरे साइकिल ए एंड बी की फॉर्म में आप लिखेंगे। बट अभी मैं रिवाइज करा रही हूँ तो इसलिए बेटा मुझे सब कुछ लिखवाना पड़ेगा आपको। चलो रिवाइज करते हैं बच्चों। अभी मैं रिवाइज करती हूँ, मैं शीट बना के दे दूंगी तुम्हें, डोंट वरी, मैं अभी क्लास के बाद ही शीट बना के दे दूंगी, उसे तुम प्रिंट आउट करा लेना, फिर फोटो स्टेट करा लेना, ठीक है, वो मैं दे दूंगी तुम्हें शीट बना के। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट कहां से करें हम, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे आप सब चैट बॉक्स में फटाफट से, जिससे कि हमें याद हो। अभी रोहन ने जिम जाने की ठान ली है, यानी कि अब वो बनना चाहता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बट इस स्टेप पे सबसे ज्यादा लोचा किस बात का है कि मम्मी पैसे देगी या नहीं देगी। यानी कि इस स्टेप पे क्या खर्च होता है बच्चों, एटीपी, एडीपी प्लस पीआई, ये हो गया एटीपी खर्च। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रेट लिमिटिंग स्टेप, या इस स्टेप को क्या कहते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगता है, हेक्सोकाइनेज। एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक महीना जिम जाने के बाद वो थोड़ा फिट लगने लगा है, फ से फिट, फ से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम क्या होगा, आइसोमरेज। कौन सा आइसोमरेज, फॉस्फो फ्रक्टो, फॉस्फो फ्रक्टो आइसोमरेज, ये एंजाइम का नाम है। फिर उसके बाद उसके टीचर ने क्या बोला, इसके इंस्ट्रक्टर ने, कि देखो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, और पैसे खर्च करने पड़ेंगे प्रोटीन पाउडर के लिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अब वापस से एटीपी का खर्चा होगा। इस स्टेप को भी हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप बोलेंगे। इसके बाद अब बॉडी बनाने के लिए और तैयार, यानी कि क्या होगा, फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट, 16 बाइफॉस्फेट। और एंजाइम का नाम क्या था बच्चों, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, फॉस्फेट। अभी दो डोले बनाने उसको, डोला रे डोला रे डोला रे डोला। तो नाम एंजाइम का नाम क्या है, डोला से याद रखना है, नेम ऑफ द एंजाइम। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम, दो डोले के लिए एल्डोलेसिस, वेरी गुड, डोला, एल्डोलोसिस, एल्डोलेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे तीन 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 कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी कि एक बनेगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा बनेगा डीएचएपी। अच्छा इस बच्चों को शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूं, अच्छा पी फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, ठीक है, पीजेएल लिखना पड़ता है जेनजी। दूसरा बनेगा आपका ट्राइओस फॉस्फेट, या इसे हम दूसरे नाम से डीएचएपी भी कह सकते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बट ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये दोनों इंटरचेंजेबल, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल इसमें भी बदल सकता है, ये वाला इसमें भी बदल सकता है। अब कितने डोले बन चुके हैं, रोहन के दो डोले बन चुके हैं, और वो दो डोलों का नाम क्या है बच्चों, ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये है डोलो का नाम। यहां से अब हम रिएक्शन आगे का शुरू करेंगे, ठीक है। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनाएंगे बच्चों, अब ये एल्डिहाइड है, अब मेरे को एसिड बनाने का है गाइस, एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फो ग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस वाले मॉलिक्यूल का हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैंने एल्डिहाइड से क्या बनाया है, एसिड। प्लस यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन कैसे हो रहा है, ये है Na प्लस, और यहां बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता हुआ दिखता हुआ, और उसी रिएक्शन में रिडक्शन होता हुआ भी दिखता हुआ, ठीक है। तो यानी कि एंजाइम हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम का नाम क्या होगा गाइस, एंजाइम का नाम होगा ग्लिसरल डिहाइड
3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये है एंजाइम का नाम। ठीक है बच्चों, अब यहां पे अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा 1-3 भी होगा, सॉरी यहाँ पे 1-3 भी होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1-3 होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड का, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी 1 वाला यहां से हट गया, तो 1 वाला किस फॉर्म में हटा, एटीपी की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे आपको मिले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, यहाँ पे एनर्जी बनती हुई। और जब भी एनर्जी बनती है तो एंजाइम कौन सा लगता है, काइनेज, यानी एंजाइम का नाम क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एंजाइम का नाम क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब इसी 2 मॉलिक्यूल से हम बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यानी कि इसमें आइसो, म्यूटेज तो एंजाइम का नाम है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट, एंजाइम का नाम क्या होगा, आइसोमर बनाया है, म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज नाम होगा एंजाइम का, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। अब बेटा इससे हम बनाएंगे फॉस्फोइनॉल पिरुवेट, कितने मिलेंगे फॉस्फोइनॉल पिरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। क्या बाहर निकलेगा, पानी, कितना पानी, 2H2O। एंजाइम कौन सा है, इनोलेज, और यही पेप कहां यूज होता है, C4 साइकिल में प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर। ठीक है, फिर इसके बाद मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड, यानी फॉस्फेट पूरा गेम से आउट, कितना एटीपी मिलेगा, 2 एटीपी। नाम क्या होगा, पिरुवेट काइनेज, पिरुवेट काइनेज इज अ नेम ऑफ एंजाइम। बताइए बच्चों, पूरी मैंने लिख भी दी है रिवाइज करा के, ऐसे ही आपको 5 बार लिखनी है। मैं आपको कह रही हूँ 2 मिनट का काम है भाई, याद होना इसका। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है कैसे NAD+ यूज हो रहा है, जो जिस रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है एक साथ, बस उसी पे NADH2 निकलेगा, वरना नहीं। ठीक है बच्चों, अब आगे चले, इसकी बैलेंस शीट बनाए G2 आर्मी। लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, वैसे आपने लिखा हुआ है, मैंने तो रिवाइज कराया बस। अब आते हैं बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बेटा इससे रिलेटेड। ठीक है, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी। आ जाओ सबसे पहले, ओके मॉलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल से हम शुरू करेंगे, एटीपी इन्वेस्टेड। ठीक है, ओके एटीपी यील्ड, कितनी एटीपी यील्ड हुई, कितना NADH2 यील्ड हुआ, ओके नेट एटीपी गेन। चलिए बच्चों सॉल्व कीजिए, अब पूरी साइकिल में समझा चुकी हूँ, जल्दी बताइए। बस मैं यहाँ पे एक चीज और लिखवा देती हूँ, 1 NADH2 gives you 3 ATP। Now how NADH2 gives you 3 ATP, इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वेट करना पड़ेगा हमें।
चलो गाइस, अभी तक मेरे पास आंसर्स नहीं आए हैं। बकलौलबाजी मत करो क्लास में, चुपचाप आंसर्स दो। करो एक बार खुद से, तभी पता लगेगा कहाँ गलती करते हो तुम लोग एग्जाम में। ग्लूकोज, एक ग्लूकोज में कितनी बार एनर्जी लगी थी? 2 बार। 2 बार पैसे मांगे थे रोहन ने, एक बार जिम ज्वाइन करते हुए, एक बार प्रोटीन पाउडर खरीदते वक्त। टोटल एटीपी कितनी निकली? आ जाओ देख लेते हैं इधर। एक तो इस स्टेप पे 2 एटीपी निकले और इस स्टेप पे निकले 2 एटीपी। जब डायरेक्ट पैसा मिलता है, जब किसी स्टेप पे डायरेक्ट पैसा मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं उस स्टेप को? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या होता है? जब एक रिएक्शन में आपको डायरेक्टली एटीपी मिलता है, रिएक्शन विच गिव्स एटीपी डायरेक्टली, बैंक में नहीं जाना पड़ता, सीधा कैश पेमेंट होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कितने एटीपी मिल रहे हैं गधो? 4 एटीपी। टोटल NADH2 कितने मिले थे? 2। देखो ध्यान से साइकिल को एक बार देखो फिर से। 2 NADH2 मिले थे, ये देखो ये देखो ये देखो, 2 NADH2, 2 NADH2 मिले। एक NADH2 3 एटीपी देता है, तो 2 कितने देगा? 3 एटीपी। 3 to the 6 एटीपी आपको यहां से मिलेंगे। तो नेट गेन ऑफ एटीपी, कमाया कितना? 6 + 4, अर्निंग थी, गवाया कितना? 2। 10 - 2, 8 एटीपी इज द नेट गेन इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस व्हिच इज अकरिंग इन साइटोप्लाज्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक सब मेरे साथ है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कीजिए। कैलकुलेट, एक एक चीज लिखकर दिखाओ मुझे, एक एक चीज लिख के दिखाओ। यहां से अब न्यूमेरिकल शुरू हो गए आपके। एक एक चीज लिख के दिखाओ। चार 8 4 16। वेरी गुड साक्षी। बाकी सब कहा है? सो रहे हैं क्या क्लास में? सो रहे हैं क्या सब क्लास में? सुक्रोज इज 2 मॉलिक्यूल्स, इट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, 2 मॉलिक्यूल्स, डाइसैकेराइड शुगर। हर चीज डबल कर दो। 4 8 12, 12 + 8 -4, दैट इज 20 - 4, 16 एटीपी। बस इतना सा बताना था, पता नहीं कौन से बुन बान में रहते हो हमेशा। नेक्स्ट, 60 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कैलकुलेट, जितना कैलकुलेट करोगे उतना अच्छा है। टू इंटू 60, 120 एटीपी खर्च होगा। ओके, 4 इंटू 60, 240 मिलेगा। ओके, 6 एटीपी आ रहा था ना NADH2 से। 6 इंटू 60, 360 एटीपी टोटल मिलेगा NADH2 से। तो 360 + 240 -120, राइट? 600 - 120,
टोटल 480 एटीपी मिलता है 60 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। कैलकुलेशंस हो रही है नहीं हो रही है मैम? 360 कैसे आया? चलिए मैं बताती हूँ लावण्या। ये देखिए आपके 2 NADH2 बनते हैं पर ग्लूकोज साइकिल, तो आपके पास 60 ग्लूकोज है, तो यानी कि आपके पास 120 NADH2 बने 60 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। हर NADH2 आपको 3 एटीपी देता है, तो यानी 120 इंटू 3 एटीपी, दैट विल बी योर 360 एटीपी फ्रॉम 120 NADH2। ठीक है, कोई नहीं, पहले स्टेप में सबको नहीं होता है सब कुछ। अब बताओ समझ आया नहीं आया? बस इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के नीट पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता वो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, फेट ऑफ पिरुविक एसिड। एवरीबॉडी राइट दिस। मैं देखो बेटा सेम कैलकुलेशन लेके चल रही हूँ। अगर आप देख रहे हो मैम का एक तरीका पढ़ाने का, फोटोसिंथेसिस में मैंने सेम ऐसे लेकर चल रही हूँ, जिससे कि आप बच्चों को हमेशा डिफरेंस क्लियर हो कि क्या है रेस्पिरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में, C3 में, C4 में। ये क्वेश्चन ही तो करा रही हूँ, तरीका अलग है बस कराने का। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, फेट ऑफ पिरुविक एसिड। अब जो पिरुविक एसिड बेटा हमने बनाया, पिरुवेट हमने बनाया, अब उसके साथ क्या होगा, ये है असली सवाल। अब सवाल क्या है, जो पिरुविक एसिड हमने बनाया है ग्लाइकोलाइसिस के एंड में 2 मॉलिक्यूल्स, उससे होगा क्या? ये दो चीजें हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक हो सकता है इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तो इसके साथ होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा इसके साथ? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है हमारा पिरुविक एसिड, और इस पिरुविक एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तब आपको मिलेगा एनर्जी, पानी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट सवाल उठता है व्हाट विल हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गाइस, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। in the absence of oxygen, अब क्या होगा दादा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन? दादा क्या होगा इस टाइम पे? इस टाइम पे होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। दादा कैसे होगा? आओ देखते हैं। दो तरह के सेल लिए एनसीईआरटी ने, इसमें दो तरह के, एक लिया हमारा मस्कल सेल और एक लिया है यीस्ट सेल। ठीक है, क्या होगा दादा? एक लिया है एनसीईआरटी ने यीस्ट सेल, और दूसरा कौन सा लिया एनसीईआरटी ने? मसल सेल। दूसरा लिया है मसल सेल। यीस्ट के अंदर तो चलो भाई कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिसका पान करने के बाद हम अपने दुख दर्द पीड़ाएं भूल जाते हैं। यानी कि यहाँ पे होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यही वो यीस्ट है जिसने लत लगा रखी है, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिरुविक एसिड से हम बना रहे हैं इथेनॉल गाइस। क्या बना रहे हैं हम? इथेनॉल। यही वो है विस्की, दारू, दारू, दारू। प्लस ये 2 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी या नहीं निकलेगी? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। बिल्कुल निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी से हमारा डो क्या होता है? फ्लफी। इस कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा डो क्या होता है? आटा क्या होता है? फ्लफी। ठीक है, अब आते हैं मसल पे। मसल में क्या हो रहा है? पिरुविक एसिड से, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है,
इससे हम बना रहे हैं लैक्टिक एसिड, जो कि अगेन 3 कार्बन का है। तो क्या CO2 निकलेगा? नहीं, नहीं नहीं। और यही लैक्टिक एसिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फटीग। थकावट हो रही है, थकावट हो रही है। तो ये हमारा फेट। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। मुझे लग रहा है ये चैप्टर और चैप्टर से भी स्लो चल रहा है। हम आज के लिए बस कर दूं, 15 मिनट और दे दो, 1.5 घंटे की क्लास तो लगा दो यार, 15 मिनट और दे दो। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझती हूँ बच्चों, तुम्हारा टेस्ट है और तुम्हारा हक भी है टेस्ट के लिए पढ़ना। बस 15 मिनट दे दो, 12 बजे एग्जैक्ट मैं क्लास छोड़ दूंगी। मैं नहीं पढ़ाऊंगी 2-2.5 घंटे आज, माय प्रॉमिस। 12 बजे से केमिस्ट्री है। सर ने तो मुझे मना किया था, वो क्लास नहीं लगाएंगे आज, एनडी सर। आइए अब आते हैं फर्मेंटेशन, हमारा फर्स्ट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एक तरह का, ठीक है अभी छोड़ देती हूँ। एनारोबिक रेस्पिरेशन है। या वैसे बहुत गलत टाइम पे क्लास लगाई आज, पारस मेरे से सुनेगा इस बात पे, उसे पता है मेरी क्लासेस लंबी रहती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये किसने इन्वेंट किया था? डिस्कवर्ड बाय गे लुसेक। और किस में होता है? यीस्ट एंड बैक्टीरिया में। ये प्रोसेस देखने को मिलती है आपको। पता नहीं यार, ये क्लास छुड़वाने के चक्कर में दोनों टीचर का नाम ले रहे हैं क्या? आज तो लग रहा है सभी बच्चे हेमंत सर से पढ़ते हैं। समझ ही नहीं आता तुम लोग का। वही तो। चलो आ जाओ, अब आते हैं इसमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लिखिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहल कैसे बनाएंगे? चले, दारू बनाना सिखाएगी मैम। फर्मेंटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही उन्होंने डिस्कवर किया था मेरे प्यारे बच्चे, गे लुसेक ने। चले भाई आ जाओ। तो यहाँ पे हम शुरू कहां से कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड से। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड। ये कर लो, उसके बाद पक्का छुट्टी कर दूंगी, मैं कह रही हूँ ना। चुप, अब चुप, शांत, बदतमीजी नहीं, ठीक है। यहां से आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड लिए ग्लाइकोलाइसिस के एंड में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड बनते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। प्लस साथ में क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो इनिशियल स्टेप पे बनती है, दिस मेक्स आवर डो फ्लफी। अगर खमीर और देर के लिए उठाओ तो खट्टा होता है या नहीं होता है? पहले जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। देखो बेटा, खमीर एग्जैक्टली उतनी उठाई जाती है कि आपका डो फ्लफी बने। अगर आपने उसे और देर के लिए रख के भूल गए तो वो खट्टा हो जाता है। वो खट्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें आपका बनना शुरू हो जाता है इथेनॉल। तो खमीर भी एग्जैक्ट टाइम के लिए उठाई जाती है, ऐसे नहीं कि बस उठाए रखो। अबे खमीर बना रहे, क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड से हम शुरू करेंगे अपना रिएक्शन। अभी एंजाइम्स के नाम भी बताऊंगी।
अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। क्या हो गया इसको, ये भी मजे लेता रहता है। NAD+, ये देखिए NADH2 लेंगे, सॉरी NADH2। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इथेनॉल। आ जाओ, हाँ भटूरे याद आ गए हैं, आज संडे है तो नालायको। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, और क्या मिलेगा आपको, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD+। ये देखिए NAD+। यहाँ पे पहले एंजाइम का नाम क्या है, पिरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। पिरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि हम हटा रहे CO2 को। यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब कि एक का, इस वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, इसको चाहिए मैग्नीशियम काम करने के लिए, इसको चाहिए जिंक कोफैक्टर काम करने के लिए। आज बस इतना ही पढ़ाऊंगी, फिर कल पढ़ा दूंगी। जैसे कि मैंने आज प्रॉमिस किया था, आज आपका टेस्ट है, आज मैं आपकी सुनूंगी, कल तो कोई नहीं, मंडे है, मैं अपनी चला लूंगी। कल तो मैं आपको ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर खत्म कर दूंगी। 2.5 घंटे की क्लास के लिए तैयार है ना? कल मैं ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म कर दूंगी। फर्मेंटेशन में मेरा सिर्फ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बचा है। सेलिएंट फीचर्स, एरोबिक रेस्पिरेशन में लिंक रिएक्शन 5 मिनट का है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद बताओ क्या बचा है आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बस मान के चलना कि कल मैं चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही कर दूंगी। आज छोड़ रही हूं क्योंकि तुम बच्चों को आज जाना है टेस्ट के लिए, हो जाएगा कल, अपन है। आज तुम मुझे और देते आधे पौने घंटे की क्लास, तो आज ही नहीं हो जाती पूरी फर्मेंटेशन और लिंक रिएक्शन खत्म। चलो कोई ना, बाय बाय।